हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम विद्युत धारा वाला चैप्टर पूरा करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने यकीन मानिए आपने ऐसी वीडियो पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। इस वीडियो के अंदर ये विद्युत धारा वाला पार्ट है, ये हम एक शॉट के अंदर पूरा कर देंगे। यानी सिर्फ एक वीडियो के अंदर आपका ये विद्युत धारा वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास और इस पार्ट में हम इसकी शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत धारा, ठीक है, कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या होती है, देखो ये नाम अलग लिखा गया है, बाकी विद्युत धारा है कि किसी चालक के आर पार आवेशों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होती है इसकी। फिर आता है आवेश। आवेश क्या होता है, यानी चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी वस्तु में उपस्थित मूल कण होता है या मूल गुण होता है आवेश। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इट मीन्स ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस प्लस आवेश होंगे, प्लस क्यू और प्लस क्यू आवेश होंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। समान आवेश प्रतिकर्षण करेंगे, असमान आवेश आकर्षण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे आती है विद्युत धारा की परिभाषा। तो विद्युत धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी परिभाषा जो होती है दोस्तों बच्चों वो ये होती है कि चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, और टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो इसका जो सूत्र इस पर निकल के आता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये होता है विद्युत धारा का सूत्र। फिर यहाँ से आता है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब आप देखो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो ये कोई चालक तार है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित हो रहे हैं इस दिशा की तरफ। और ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा के अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ है तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर ये समान समान आवेश है तो इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण होता है। और यहाँ पर ये असमान आवेश है तो इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। उसके बाद में विद्युत धारा का जो सूत्र है वो होता है I बराबर क्यू अपॉन टी, जहाँ पर I होती है विद्युत धारा, क्यू होता है आवेश और टी से होता है समय होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर देखो इसके एसआई मात्रा की बात कर लेते हैं। तो एसआई मात्रा की बात करते हैं तो जो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न आता है। फिर आगे आता है विद्युत परिपथ और विद्युत युक्तियों के प्रतीक। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है इस पार्ट के अंदर। तो विद्युत परिपथ क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाहित करने के लिए एक ऐसा पथ, सतत और बंद पथ को क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। देखो एक ये इस परिपथ को देखो, ये खुला परिपथ है तो ध्यान रखना जब खुला परिपथ होगा तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी। और ये बंद परिपथ है तो बंद परिपथ में धारा होती है वो प्रवाहित होती है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि अगर धारा है वो कौन से परिपथ में प्रवाहित होगी, तो बंद परिपथ में। अगर आपको करंट फ्लो करनी है तो आपका परिपथ है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी उसके अंदर करंट फ्लो होगी, वरना नहीं होगी। तो ये विद्युत परिपथ का जो डायग्राम है ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर ये बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, ये बल्ब है और ये स्विच लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर सेल लगा दिया, यहाँ पर ये जो स्विच है इसको ऑन कर दिया है और यहाँ पर ये बल्ब लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत युक्ति कुछ प्रतीक कहते हैं वो देख लीजिए। इसमें विद्युत सेल का प्रतीक होता है एक प्लस और एक, देखो विद्युत सेल के प्रतीक में एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन आती है। बड़ी वाली लाइन प्लस की होती है और छोटी वाली लाइन होती है माइनस की होती है। ठीक है, उसके बाद में बैटरी का प्रतीक क्या होता है, इसमें बैटरी क्या होती है, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी। उसके बाद में स्विच खुला होगा तो इस प्रकार से होगा, स्विच बंद होगा तो इस प्रकार से इसका प्रतीक होगा। बल्ब का प्रतीक इस प्रकार से होता है, प्रतिरोधक का इस प्रकार से होता है और परिवर्ती प्रतिरोधक ये वाला होता है। और परिवर्ती प्रतिरोधक या पोटेंशियोमीटर इस प्रकार, देखो इसको दोनों प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखना जो परिवर्ती प्रतिरोध है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से 10th क्लास में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और पूछेगा या ना पूछे लेकिन आपको ये परिवर्ती प्रतिरोध है वो जरूर पूछेगा, इसको ध्यान में रखना है। फिर आता है अमीटर। अमीटर का प्रतीक सिंपल सा है ए और वोल्टमीटर का वी। और वोल्टमीटर का संयोजन इस प्रकार से क्या आता है और अमीटर का इस प्रकार से क्या आता है, यानी वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वोल्टमीटर विभवांतर मापने का काम आता है और अमीटर होता है विद्युत धारा मापने का काम आता है। ठीक है, और वोल्टमीटर है इसकी खोज की थी अलेसांद्रो वोल्टा ने की थी और एम्पियर की खोज की थी आंद्रे मेरी एम्पियर ने की थी। ठीक है,
अब देखो विभव और विभवांतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। पहले बात करते हैं विभव की यानी पोटेंशियल की बात करते हैं कि एकांक आवेश को, एकांक धनावेश है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लो कि ये क्या है, ये जैसे पास में बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर कोई क्यू नॉट आवेश है, इसको अनंत से, ये इन्फिनिटी पर स्थित है, तो इसको अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाएंगे तो उस दौरान जितना कार्य किया जाएगा उसे क्या बोलोगे, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखो विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर कूलम। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। ठीक है, और जूल पर कूलम बोल सकते हो, या क्या उसको तो बोल सकते हो वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है महत्वपूर्ण बिंदु, वो आपको ध्यान में रखने क्या क्या। देखो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। पहली बात कि किसी बिंदु का विभव शून्य या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। दूसरी बात, मानक रूप से अनंत विभव पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। तीसरा, यदि बिंदु पर एक कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। उच्च विभव का मतलब क्या है, यानी धनावेश होते जो विभव होता है ना, इस प्रकार से उच्च विभव यानी प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है, उच्च विभव मतलब प्लस और निम्न विभव का मतलब होता है माइनस। तो ठीक है, इसके बाद में विभव और विभवांतर दोनों ही कैसी राशि होती हैं, दोनों ही अदिश राशि होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है विभवांतर। विभवांतर देखो ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है। ठीक है, ये विभवांतर है, वाह। ठीक है, उसके बाद देखो विभवांतर क्या होता है। जिस प्रकार से हमने विभव देखा था ठीक उसी प्रकार से विभवांतर होता है। विभव में क्या देखा था, अनंत से हम आवेश को विद्युत क्षेत्र में ला रहे थे, जो कि विभवांतर में उल्टा होगा। विभवांतर में क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसमें क्या होता है, कोई आवेश होता है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं विभवांतर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब विभवांतर सूत्र होता है, ये होता है W/AB/Q। जैसे V/AB निकाला तो W/AB/Q निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आता है देखो VAB क्या है। VAB बिंदु A और B के बीच विभवांतर है। WAB इकाई धनावेश को ऐसे भीतर ले जाने में क्या कार्य है, और क्यों क्या यहाँ पर आवेश है। अब कुछ इस बार से देखते हैं कि ये वाला। अब जल प्रवाह द्वारा तुलना करेंगे किसकी, विभवांतर और विभव की। देखो ये ऊंची टंकी है, ठीक है ना, H1, और ये नीचे टंकी है H2। तो ऊंची टंकी से नीचे टंकी में क्या जाएगा, पानी का प्रवाहित होगी, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा, प्रवाहित होगा। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अब देखो विद्युत विभव और विभवांतर में क्या संबंध होता है। विद्युत विभव और विभवांतर में क्या संबंध होता है कि देखो यदि किसी चालक को दो बिंदु A और B के बीच VA और VP विभव है, यानी A पॉइंट पर तो VA विभव है और B पॉइंट पर VP विभव है, तो उनका जो विभवांतर होगा इस प्रकार से होगा, VA माइनस VB होगा। ठीक है, और यदि A का विभव B से अधिक है तो VA ग्रेटर देन VB हो, VA ग्रेटर देन VB हो तो धनावेश A से B की ओर जाएगा। यदि VA का मान VB से ज़्यादा होगा तो धनावेश किस तरफ जाएगा, A से B की तरफ जाएगा। और यदि VA और VB बराबर है तो दोनों में धारा नहीं बहेगी। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। अब एसआई मात्रा की बात करते हैं तो विभव विभवांतर दोनों का एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों की मात्रा क्या होता है, वोल्ट। एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, वह विभवांतर जिसके कारण एक कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े उसे क्या बोलते हैं, वो 1 जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। अब 1 वोल्ट की परिभाषा सूत्र आ जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी अन्य मात्रा की बात कर लेते हैं तो 1 मिली वोल्ट में होता है 10⁻³ वोल्ट और 1 किलो वोल्ट में होता है 10⁻³ वोल्ट होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक सवाल है, छोटा सा वो सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है कि यदि A और B बिंदुओं के बीच विभव 12 वोल्ट 4 वोल्ट है तो A और B के बीच विभवांतर कितना होगा। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, VAB बराबर VA माइनस VB, वो लगाएंगे, फिर VA में से VB को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या जाएगा 8 वोल्ट निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला एकदम, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको सारांश क्या, देखो इस चीज़ में जो सारांश है विभव विभवांतर का सारांश क्या है, वो ये है कि विभव तो क्या आता है, किसी बिंदु पर विद्युत की स्थिति बताता है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितियों में अंतर बताता है, और विद्युत धारा सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। अब प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध की। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है कि देखो किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे। नाम से स्पष्ट है, प्रतिरोध यानी विरोध करेगा। किसी चालक में कोई धारा बह रही है, उसके आवेशों के प्रवाह का विरोध कर रहा है, तो वो प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V अपॉन I होता है, जहाँ R प्रतिरोध है, V विभवांतर है, I क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है। प्रतिरोध की मात्रा की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और 1 ओम क्या होगा? देखो यहाँ से हम 1 ओम की परिभाषा निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं आपको 1 ओम की परिभाषा निकालना सिखाऊंगा, और ध्यान रखना 1 ओम की परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो R बराबर V अपॉन I है, यदि मैं V बराबर क्या कर दूँ? 1 वोल्ट कर दूँ, और I बराबर क्या कर दूँ? मैं 1 एम्पियर कर दूँ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 1 लिखेंगे तो हमारे पास निकल के जाएगा 1 ओम निकल के आ जाएगा। तो आप इसका बोल सकते हो कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो और उसमें उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उस चालक तार में शिरों में उत्पन्न प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। फिर प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध का मान सदैव क्या होता है? देखो प्रतिरोध का सील्य नहीं होता है, मतलब इसका मान सदैव, यानी प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब प्रतिरोध का सूत्र देखो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रतिरोध की निर्भरता देख लेते हैं। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध की निर्भरता। यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, और चालक तार की लंबाई क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी रो जितना अधिक होगा R भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उसके समानुपाती होगा। तापमान पर निर्भर करता है, धातु में तापमान बढ़ेगा तो R भी बढ़ता है, और सूत्र R अल्फा बराबर प्लस अल्फा थीटा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चालक तार की लंबाई समानुपाती होगा, और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम प्रतिरोध का सूत्र। प्रतिरोध का सूत्र मैंने बताया था अभी। प्रतिरोध सूत्र होता है R बराबर रो L अपॉन A। कैसे आया? कैसे आया? देखो बताता हूँ कैसे आया। देखो हमने पढ़ा था R समानुपाती L होता है, और R समानुपाती क्या होता है? 1 अपॉन A होता है। इन समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे, दोनों को मिलाओगे तो निकल के आ जाएगा R समानुपाती L अपॉन A। अब यहाँ से आप ये समानुपाती हटाओगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा R बराबर रो इंटू L अपॉन A। इस प्रकार से निकल के आता है। ठीक है, तो आपको प्रतिरोध का सूत्र ये ध्यान में रखना है। R रो इंटू एल अपॉन ए। R प्रतिरोध होता है, I विद्युत धारा है, A क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और रो क्या है? प्रतिरोधकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप इनको पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब आती है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधकता क्या होती है? तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि 1 मीटर लंबाई का था 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध जब वह किसी निखिल तापमान पर हो तो उसका निश्चित तापमान पर हो तो ऐसा ही मात्रा क्या होगा? इसका ओम मीटर होगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको इस पास लिख सकते हो, रो आप इस पास लिख सकते हो, इसको R A अपॉन L लिख सकते हो। अब इसको भी एक कर दो, इसको भी एक कर दो, इसको भी एक कर दो, तो इसका आपका 1 ओम मीटर का सूत्र निकल के आ जाएगा, परिभाषा निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब है तापमान और प्रतिरोध। तापमान और प्रतिरोध में देखेंगे तो धातुओं के लिए यदि थीटा तापमान डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 8 थीटा हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? R0 हो जाएगा। तो सूत्र निकल के आएगा हमारा 8 थीटा बराबर R0 1 प्लस अल्फा थीटा निकल के आ जाएगा। और इसका जो ये ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसका आपको ध्यान में रखना है। 0 R1 R2 R3 R1 थीटा 2। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद में आता है मिश्र धातुओं का प्रतिरोध। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध होता है ना, वो क्या होता है? तापमान बदलने पर प्रतिरोध लगभग क्या रहता है? स्थिर रहता है, जो कि प्रतिरोध धारा या विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। यह चालक के गुणों और आकार पर निर्भर करता है। और 1 किलो ओम में कितना ओम होगा? 1 किलो ओम में 10⁻³ ओम होता है, और 1 मेगा ओम में 10⁻6 ओम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता मैंने बताया था अभी आपको, आप किस बात निकल सकते हो? रो बराबर क्या लिखोगे? RA अपॉन L से निकल के आ जाएगा। परिभाषा निकाल सकते हो इसकी। R को भी एक कर दो, A को भी एक कर दो, L को भी एक कर दो। ठीक है, अब देखो परिभाषा दे रखा है कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का सूत्र होता है वो होता है रो बराबर RA अपॉन L। अभी आपको बताया था, R प्रतिरोध है, L अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, L लंबाई है, और रो क्या होता है? प्रतिरोधकता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, प्रतिरोधकता जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, और ये पक्का एग्जाम में आता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ये पक्का पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है, अब देखो प्रतिरोधकता है, इसके मुख्य बिंदु कुछ क्या है? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। देखो प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। दूसरा यह केवल पदार्थ का तापमान पर निर्भर करता है। तीसरा यह चालक के आकार और आयाम पर निर्भर नहीं करता है। चौथा प्रतिरोधकता का प्रतीक रो होता है।
ठीक है। अब प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक एक तापमान है और एक पदार्थ का आकार है। तापमान बदलने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है, अचानक घटती है, और पदार्थ के आकार प्रत्येक पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। अब देखो इस प्रकार से ओम का नियम देखो, ओम का नियम आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम का नियम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या बोलता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रखें तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, V समानुपाती I। और यहाँ पर ये समानुपाती अच्छी हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा V बराबर IR। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिख लिया मैंने। फिर देखो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है ना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये वाले। यहाँ से आप तीनों फॉर्मूला निकाल सकते हैं, V भी निकाल सकते हो, I भी निकाल सकते हो, R भी निकाल सकते हो। ठीक है। आप देखो कुछ पदार्थ हैं इनकी प्रतिरोधकता का मान दिया हुआ है, ये आपको रटने नहीं है, आपको एग्जाम के अंदर ये दिए हुए आएंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से डाटा उठा सकते हो। ठीक है, रटना नहीं है इसको। फिर आता है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक ही पथ में जोड़ देंगे तो प्रतिरोधक क्या कहलाएगा, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। तो प्रतिरोधक का श्रेणीक्रम की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से होकर धारा का प्रवाह एक ही होता है और कुल वोल्टता सभी प्रतिरोधों के बीच विभाजित हो जाती है। यह है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। अब देखो इसका जो परिपथ आरेख होता है वो इस प्रकार से होता है, R1 R2 R3 डॉट RN, और ये प्लस माइनस ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी कुछ इसको देखो हम इसको, अब इसका कुछ विशेषता है वो किस प्रकार से हैं। प्रतिरोधक का जो श्रेणीक्रम होता है ना, प्रतिरोधक का श्रेणीक्रम होता है, सब बड़ा कर देता हूँ मैं इस प्रकार से। हाँ, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम होता है ये प्रत्येक प्रतिरोध से होकर सघन धारा या समान धारा बहती है। ध्यान रखना श्रेणीक्रम संयोजन में धारा क्या होती है, समान होती है, विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। कुल वोल्टता प्रत्येक प्रतिरोध के वोल्टता पर परतों का योग होता है। कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यदि एक प्रतिरोध बढ़ेगा तो कुल प्रतिरोध बढ़ता है, और कुल प्रतिरोध हमेशा व्यक्तिगत प्रतिरोधों के में सबसे बड़े प्रतिरोध से होता है। अब देखो इसका जो वो इस प्रकार से होता है, जैसे मान लो कि हमने R1 प्रतिरोध में जो विभवांतर है वो क्या है, V1 है, और इस पर आ जाएगा IR1। इसी प्रकार से हम निकालूँ मैं दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर तो आ जाएगा V2 बराबर आ जाएगा IR2। इसी प्रकार से V3 पे निकालूँ तो आ जाएगा V3 बराबर IR3। इसी प्रकार से मैं टोटल मान लूँ, V टोटल मान लूँ तो ये निकल के आ जाएगा IR। अब इसको सभी को मैं एक साथ रख दूँ तो इस प्रकार आ जाएगा ये IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ से आप I कॉमन काटोगे तो I कट जाएगा पूरा, और आपके पास फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र। अब देखो यहाँ से इसका गणितीय व्यंजन को इस प्रकार से दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हो नोट्स के रूप में आराम से। समान धारा जुड़ जाएगी, सभी में धारा समान होती है। कुल वोल्टता V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn हो जाएगा। फिर आप V1 का मान IR1 है, V2 का मान IR2 है, V3 का मान IR3 है। ये सारे मान इसमें रख दोगे, किसमें, इस वाले में रख दोगे तो हमारे पास निकल जाएगा आपके पास। देखो ये जो सारे मान है ना, ये सारे मान इसमें रख दोगे आप तो आपके पास निकल जाएगा क्या, आपके पास निकल जाएगा V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट RN। फिर आप V का मान लिखोगे IR तो आपके पास R इक्वल निकल के जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। ये होता है श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। ठीक है। अब इस पर एक सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल देखते हैं इस पर आधारित। 3 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम 5 ओम के श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है, तो 3 प्रतिरोध को श्रेणीक्रम में जोड़ जाओगे तो तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे, 2 प्लस 3 प्लस 5 तो निकल आ जाएगा 5 3 8 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 10 ओम निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये निकाला हुआ है 10 ओम। ठीक है। अब बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि यदि 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जोड़ा जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो हम निकाल सकते हैं V 10 वोल्ट निकल के आया है, और देखो R 10 वोल्ट निकल के आया है और V कितना देखा है तो 20, तो 10 का बाद दे देंगे, I निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना जाएगी, 2 एम्पियर। ठीक है। आगे देखते हैं हम। फिर आता है कि ध्यान देने योग्य बातें। ध्यान देने योग्य बातें देखो क्या क्या है इसमें, कि श्रेणीक्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संख्या बढ़ाओगे तो कुल प्रतिरोध बढ़ता ही जाएगा। दूसरी बात यह संयोजन वोल्टता विभाजक के रूप में कार्य करता है। तीसरा, इसका उपयोग विद्युत परिपथ में वोल्टता की आवश्यकता किया जा सकता है। फिर वोल्टता विभाजन, वोल्टता विभाजन का सूत्र आता है V के बराबर IR के बराबर होता है R के बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 बटा डॉट RN गुणा V। ये आपके नहीं आएगा, 10th क्लास में नहीं है, हाई लेवल की बातें हैं। ठीक है। अब आगे देखो, अब आता है प्रतिरोधों का समांतरक्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतरक्रम संयोजन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो दोस्तों, तो अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को शेयर कर दे, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। तो देखो अब आते हैं इसके परिचय की बात करते हैं। तो समांतरक्रम संयोजन जस्ट उल्टा होता है किसका, श्रेणीक्रम संयोजन का। इसमें क्या करते हैं, जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, देखो इसकी परिभाषा बता देता हूँ मैं आपको इस प्रकार से, इसकी परिभाषा बता देता हूँ पहले आपको, ये रही।
परिभाषा होती है कि जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों के विभवांतर समान बना रहे तो प्रतिरोधों का यह संयोजन क्या कहलाता है, समांतरक्रम संयोजन कहलाता है। अब देखो इसका परिचय इस प्रकार से है कि समांतरक्रम संयोजन होता है ना, इसमें प्रतिरोधों के समान दोनों सिरों पर एक बिंदु जोड़ा जाता है। इस संयोजन में प्रतिरोध क्या रहेगा, समान रहेगा, और विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध पर समान विभवांतर होगा और धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। बात ध्यान में रखना है, देखो दो बात ध्यान रखो आप, बस मोटी मोटी बात यह है कि श्रेणीक्रम संयोजन होता है उसमें क्या होती है, धारा तो क्या होती है, समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन समांतरक्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है, धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसका परिपथ आरेख देख लेते हैं। तो श्रेणीक्रम संयोजन का समांतरक्रम संयोजन का परिपथ आरेख कुछ इस प्रकार से होता है। देखो इसमें इसका बना हुआ है R1 R2 R3, ये समांतरक्रम में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर वोल्टेज करिए और Rn। कुछ बच्चे इसको इस प्रकार से बनाते हैं, देखो कुछ बच्चे इसको इस प्रकार से बनाते हैं। देखो आप सोचोगे कि ये कैसे बना दिया, तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो कुछ इसको इस प्रकार से ही बनाते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो एक ही बात है, इस प्रकार से बना सकते हो, वैसे बना सकते हो। अब इसका जो मुख्य बातें क्या है, देखो इसमें मुख्य बातें क्या क्या है। पहली मुख्य बात तो क्या है, इसमें मुख्य बात यह है कि प्रत्येक प्रतिरोध पर समान विभवांतर V रहता है। कुल धारा I अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है। किसी एक प्रतिरोध पर हटाने पर अन्य प्रतिरोधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और समांतरक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमेशा न्यूनतम होता है, सबसे छोटे से क्या होता है, कम होता है। यानी कुल प्रतिरोध होगा वो सबसे छोटे से कम निकल के आएगा। समझ गए बात कैसे, जैसे मान लो कि मेरे पास 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, ये समांतरक्रम में जुड़े हुए हैं, तो मैं कुल तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा ना, वो 3 से भी कम निकल के आएगा, सबसे छोटे से कम निकल के आएगा। अब देखो गणितीय विभाजन की बात करें तो गणितीय विभाजन इस प्रकार से होता है इसका कि कोई भी विभवांतर होगा, V1 V2 V3 V4 Vn होगा, ठीक है। कुल धारा हो जाएगी, इसमें जोड़ दोगे इस प्रकार से। इस प्रकार से ओम के नियम से देखो मैंने क्या बताया, इसके अंदर विभवांतर तो क्या होता है, समान होता है, धारा अलग अलग होती है। तो धारा तो क्या होता है, I/V/R, तो यहाँ से निकलेगा सारा, ये I1 I2 I3 निकाल दोगे, फिर लास्ट में बराबर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I का मान कितना निकल के आ गया, V/R के, ठीक है। I1 का मान क्या गया, V/R1 V/R2 V3 ये सब लिख दोगे, फिर लास्ट में आपका जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1/R के बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/Rn, ठीक है। इस प्रकार से निकल जाएगा ये। अब इसका एक सवाल है, वो सवाल देख लेते हैं। देखो ये दे रखा है कि ये सवाल है, इस सवाल में बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध है, 3 ओम 6 ओम 9 ओम समांतरक्रम में जोड़े गए हैं, कुल प्रतिरोध याद कीजिए। तो क्या होगा, कुल प्रतिरोध जाएगा इसका, देखो क्या लिखा होगी, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे पास क्या जाएगा, 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। इसका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 18, ये आ गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 2, जोड़ोगे 2 3 5 और 5 6 11, तो 11/18 तो 18/11, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा इसका कुल प्रतिरोध। दूसरा सवाल है कि 2 प्रतिरोध हैं, 4 ओम और 12 ओम के समांतरक्रम में जोड़े गए हैं, यदि वोल्टा 12 वोल्ट हो तो कुल धारा क्या होगी। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट 2 प्रतिरोधों के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो अगर आपके पास 2 ही प्रतिरोध तो आप डायरेक्ट उसको इस प्रकार से लिखते हो, 2 प्रतिरोध अगर समांतरक्रम में हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इसे लगा दिया, ऐसे 4 × 12 बटा 4 + 12 सोल्व कर लिया, 3 ओम निकल के आ गया, धारा निकल गया तो I निकल गया V/R 12/3 और 4 एम्पीयर निकल के आ जाएगा। अब वोल्टा विभाजन के लिए इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टा विभाजन इस प्रकार से होगा, समांतरक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में वोल्टा समान होती हैं, तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V1 बराबर V होगा, जहाँ V को कुल वोल्टा है और V के प्रतिरोध पर वोल्टा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट बात मैंने बताया था कि समांतरक्रम संयोजन में जितने अधिक प्रतिरोध समांतरक्रम में जोड़े जाएंगे कुल प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि श्रेणीक्रम में क्या हो रहा था, जितने ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ रहे थे उसका प्रतिरोध क्या रहा था, बढ़ रहा था। तो ये इसका उल्टा होता है जस्ट। अब अगला हमारा निकल के आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें पढ़ेंगे जूल थॉमसन नियम, जूल का नियम, ठीक है, ये पढ़ेंगे इसके अंदर। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है, जैसे भैया बल्ब होता है, उसको काफ़ी देर तक चलाएंगे गर्म हो जाता है, मोटर को काफ़ी देर चलाने पर गर्म हो जाती है, मिक्सी को काफ़ी देर तक चलाने पर गर्म हो जाती है ना। तो कई सारे उदाहरण होते हैं, हीटर होता है ये गर्म हो जाता है, और प्रेस होती है गर्म हो जाती है, क्यों हो जाती है, इसमें सभी में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव काम आता है। देखो कैसे, पहले इसकी आप परिभाषा देखिए, परिभाषा किस प्रकार से होती है इसकी कि
जब किसी चालक ताप में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चालक गर्म हो जाता है और विद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रभाव क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये आप बोर्ड एग्जाम में लिखा है ना, आपको पूरे में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके परिचय की बात करते हैं। तो परिचय कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको परिचय दिला देता हूँ आपको इससे। तो देखो, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी नाभिकीय तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। इस टकराव के कारण चालक की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और वह गर्म हो जाता है और विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। फिर जूल का नियम आता है। जूल का नियम क्या बोलता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा H, प्रवाहित धारा I, चालक के प्रतिरोध R और T के पर निर्भर करती है, यानी H बराबर I स्क्वायर RT होती है। अब देखो, इसको जूल का नियम याद करने का सीधा तरीका क्या है? आप इसको सूत्र याद रखो, सूत्र से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो देखोगे, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा होगी वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे डायरेक्ट आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हो कि जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा होती है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है। बस ये हो गया H/I स्क्वायर RT। फिर जूल के नियम का प्रयोग क्या है? जूल ने इस प्रयोग से ये सिद्ध किया था कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के प्रतिरोध तथा समय के समानुपाती होती है। और ये एक इसका परिपथ बनाया हुआ है, ये मीटर लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, कुंडली लगा दी। अब इसमें जो करंट फ्लो करोगे तो ये कुंडली क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में एक तो विद्युत हीटर में काम आता है, इस्त्री में काम आता है, टोस्टर में काम आता है, गीजर में काम आता है, बल्ब का तंतु गर्म हो जाता है। आपको पता है बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। उसका गलनांक होता है 3380 और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। फ्यूज होता है, फ्यूज का तार भी पिघल जाता है किसके? विद्युत धारा के तापीय प्रवाह की वजह से। ठीक है, तो ये चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो आराम से कि इनमें सभी में क्या काम आएगा? विद्युत धारा का तापीय प्रवाह काम आता है। अब देखो आगे आता है शक्ति। शक्ति क्या होती है? शक्ति बताइए, कार्य करने की दर। यहाँ पर शक्ति थोड़ी उल्टी होती है। चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? शक्ति होगी। सूत्र होगा P बराबर H/T। शक्ति सूत्र क्या होता है? P बराबर H/T होता है। और यहाँ से हम H का मान लिखेंगे I स्क्वायर RT, तो T का भाग देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? I स्क्वायर R। यहाँ P शक्ति है, H ऊष्मा है, T क्या है? समय है। अन्य रूप में बात करें तो वोल्टा के पदों में H बराबर आता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू T होता है। शक्ति के पदों में H बराबर क्या होता है? PT होता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या क्या निकला है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकला है कि जो उत्पन्न ऊष्मा होगी धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, उत्पन्न ऊष्मा होगी प्रतिरोध के समानुपाती होगी, उत्पन्न ऊष्मा होगी के टी के समानुपाती होगी। मैं बता दी आपको, जूल का तापमान नियम बहुत ही आसान सा है, आज याद कर सकते हो सूत्र के द्वारा। मात्रा की बात करें तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का मात्रक होता है वाट। और आपको ध्यान रखना है कि 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होता है। सावधानी क्या क्या रखनी है? अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक अधिक गर्म होकर जल जाता है, अधिक धारा से इंसुलेशन पिघल सकता है और आग लग सकती है। फ्यूज परिपथ में फ्यूज एमसीबी का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है, ये पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया है मैंने क्लास 10 का विद्युत धारा वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको क्लास 10 से संबंधित और वीडियोज मिल सकें। धन्यवाद।